नमस्कार श्रोताओं, कहानियों का कारवा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए मालती जोशी जी की एक कहानी कन्यादान लेके आई हूँ। उससे पहले आप लोगों से एक आग्रह, कृपया मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। दूध जलने की अजीब सी गंध पाकर मेरा माथा ठनका। मशीन छोड़कर रसोई में झांक कर देखा। दूध उफन उफन कर चूल्हे में जा रहा था और सुम्मी का कहीं पता ही नहीं। सुम्मी, मैंने चूल्हे में लकड़ी खींचते हुए आवाज़ दी। जब कोई जवाब ही नहीं मिला तो मैं अनायास ही बैठक की ओर मुड़ गई। सुम्मी खिड़की के पास खड़ी अपलक सड़क की ओर निहार रही थी। तू यहाँ खड़ी है और उधर दूध? दीदी को शायद फिर कोई देखने आया है, उसने मेरी बात अनसुनी करते हुए कहा। अच्छा, अब तो मुझे भी कौतूहल हुआ। देखा, दद्दू की आलीशान गाड़ी के साथ एक और खूबसूरत कार खड़ी थी। योगेश कार के दरवाजे पर सबकी अगवानी कर रहा था और दद्दू सीढ़ियों पर हाथ जोड़े खड़े थे। जब सब लोग साथ में मकान में अदृश्य हो गए तो मैं वापस मशीन पर आकर बैठ गई। सुम्मी भी मेरे साथ चली आई, पर अब सिलाई में मन नहीं लग रहा था। लड़का कौन सा था री? वह नीले सूट वाला या हरे स्वेटर वाला? मैंने कहा। तुम भी माँ गजब करती हो। जीजी के लिए स्वेटर वाला कैसा लगेगा, जरा सोचो तो। सुमी ठीक ही कह रही थी। राजी के 5.5 फुट कद के सामने अच्छे अच्छे लड़के बोने लग उठे थे। कितनी ही जगह सिर्फ इसी कारण रिश्ता नहीं हो सका था। तब से लड़के की ऊंचाई का खास ध्यान रखा जाता था। सोचते सोचते मन हठात उदास हो गया। 2 साल पुरानी वह बात याद आ गई। कितना अच्छा घर था। लड़का इंजीनियर, बाप डिप्टी कमिश्नर। ऊंचाई 5 फुट 8.5 इंच थी। फिर भी राजी के सामने जरा सा लग रहा था और राजी ने मना कर दिया था। दूसरे दिन योगेश घर पर आया। पहले तो उसने राजी को खूब कोसा, फिर बोला, चाचा जी, इतना अच्छा लड़का हाथ से जाने नहीं देना चाहते पिताजी। उन्होंने कहा है कि सुम्मी के लिए बातचीत कर ली जाए। अभी तो 2 दिन वे लोग शहरी में हैं, देखने दिखाने का इंतजाम भी हो सकता है। मेरे मुंह में तो जैसे पानी भर आया। बड़ी आशा से मैंने सुम्मी के पिताजी की ओर देखा, पर इन्होंने बड़ी विद्रूप मुस्कुराहट के साथ कहा था, योगेश, अपने पिताजी से कहना अपनी बेटी की जूठन या न भेजे। सुम्मी का बाप अभी जिंदा है। योगेश अपना समूह लिए लौट गया था। बड़ी शान से कह दिया था उसका बाप जिंदा है। बाप ऐसे होते हैं? 2 साल में कितने लड़के देखे हैं। दद्दू को देखो, सारा हिंदुस्तान छान मारा है, कहाँ कहाँ से लड़के ढूंढ लाते हैं। पर राजी की कुंडली में पता नहीं कैसा योग है। कहीं उसकी ऊंचाई आड़े आ जाती है तो कहीं डबल MA की डिग्री। कभी जीजी को घर पसंद नहीं आता, कभी राजी को वर। और दद्दू या योगेश फिर घूमना शुरू कर देते हैं। जब भी वे लोग कोई लड़का ना पसंद करते हैं तो मेरा मन उस बच्चे की तरह दुखी हो जाता है जो खुद खरीद कर मिठाई खा नहीं सकता, दूसरे की फेंकी हुई उठा नहीं सकता और तरस कर रह जाता है। इन सब बातों को सोच सोच कर आजकल मेरी आंखें अपने आप ही भर आती है और किसी काम पर बैठना कठिन हो जाता है। ये तो दिन भर बाहर रहते हैं। दिन भर इतनी बड़ी लड़की आंखों के सामने रहने पर मेरी छाती में कैसे क्या होता रहता है, इन्हें क्या पता। कहते हैं तुम नाहक फिक्र करती हो। आजकल तो 25 साल से पहले कोई लड़की की शादी नहीं करता। ठीक है, लेकिन वे लड़कियां क्या दिन भर इस तरह घर में बैठी रहती है? लड़की को कॉलेज आप भेज नहीं सकते, खर्च नहीं पूरा पड़ता, इसलिए नौकरी नहीं करवाएंगे क्योंकि इससे आपकी बेइज्जती होती है। फिर वह बेचारी क्या करे दिन भर? माँ के साथ खाना बनवाए, सिलाई करवाए, या माँ, दद्दू आ रहे हैं। कौन? मैं अपनी विचार तंद्रा से जागते हुए सुमित से प्रश्न कर बैठी। दद्दू आ रहे हैं, पिछले रास्ते से छत पर होकर आ रहे हैं। मैं तो अवाक रह गई। दद्दू पता नहीं कितने सालों बाद इस घर में आए थे। 4-5 साल पहले मुनीश बहुत बीमार हो गया था, तब आए थे बड़े डॉक्टर को लेकर। बहू? रसोई की चौखट पर खड़े होकर दद्दू ने आवाज दी।
मैंने माथे तक पल्लू खींचकर उनके पांव छुए और एक और खड़ी हो गई। बहू, जरा सुम्मी को तैयार कर दो और मेरे साथ भेज दो। राजी को देखने ढेर सारे मेहमान आ गए हैं। उसकी माँ बाहर मेहमानों के पास बैठी है। योगेश की बहू रसोई में अकेली है। सुम्मी साथ रहेगी तो थोड़ा सहारा हो जाएगा, उन्होंने कहा। मैंने सुम्मी की ओर देखा। उसकी आंखों में इनकार साफ झलक रहा था। मैंने आंखों ही आंखों में उसे आदेश दिया और वो पैर पटकते हुए तैयार होने चली गई। दद्दू को मैंने मुड्डा खींच कर दिया और सुम्मी के पीछे पीछे चली आई, ये सोचकर कि ऐसा न हो वह सिलबिल्ली की तरह चली जाए। जीजी को उसका रिश्ता बताते हुए शर्म लगे। 4 औरतें बाहर से आई थी, क्या पता कोई घर देखने के बहाने रसोई तक भी आ जाए। सुम्मी तो जैसे भरी बैठी थी। मुझे देखते ही भड़क उठी। उनके सब नौकर चाकर मर गए हैं क्या, जो हमें याद किया है? मैं नहीं जाऊंगी। ऐसे नहीं कहते पगली, वे खुद चलकर आए हैं बुलाने के लिए। वैसे भी कोई जरूरत पड़ गई होगी, नहीं तो भला आज तक कभी ऐसा हुआ है? मैंने उसे समझाया। तब बड़े बेमन से उसने अपना संदूक खोला। मैं चुपचाप बाहर निकल आई। अपने मामा की दी हुई बैंगनी रंग की अंबिका सिल्क पहनकर जब वह बाहर आई तो गले में जैसे कुछ अटक सा गया। हाथ में, गले में, सारे शरीर पर सोने का एक तार भी नहीं था। फिर भी लड़की जैसे लक्ष्मी का रूप लेकर इस धरती पर आई थी। याद आया, जब वह छोटी थी तो दद्दू उसे राजलक्ष्मी की जोड़ी के लिए भागी लक्ष्मी कहते थे। राजी तो सचमुच राजलक्ष्मी है, पर मेरी यह अभागिन बिटिया, वह नाम जैसे उसका उपहास ही बन गया था। दद्दू के साथ उसे भेजकर मैं पता नहीं कितनी देर सुम्मी के ही बारे में सोचती रही। वह पूरे 4 साल बाद उस घर में कदम रख रही थी। अलग होने के बाद इन 2 घरों में ही नहीं, हम लोगों के दिलों में भी दीवार खड़ी हो गई थी। तब से मैंने सिर्फ योगेश की शादी में ही पांव दिया था। उस समय भी उपेक्षा, अपमान और तिरस्कार की ऐसी सौगात पाई थी कि दोबारा जाने की इच्छा ही नहीं हुई। फिर भी मैं होली, दिवाली, दशहरा और मकर संक्रांति पर बच्चों को बड़ों के पैर छूने भेजती हूँ। राखी, भाई दूज पर लड़कों को अवश्य भेजती हूँ, जिससे कोई यह न कहे कि देने से डरते हैं या मुंह छिपाते हैं। दिया हुआ सब दुगना करके योगेश, लोकेश, सुम्मी के बहाने लौटा जाते हैं। अजीब से संबंध हो गए थे, न छोड़ते बनता था न निभाते। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे थे, वे समझने लग गए थे कि उस घर के लोग उन्हें हिकारत की नज़र से देखते हैं। सबसे पहले सुम्मी ने वहां जाने से इनकार कर दिया। दूसरे वर्ष मुनीस ने भी उसका अनुसरण किया। गिरीश और सतीश अभी छोटे थे, पर इस साल से हरीश भी विद्रोह के दल में शामिल हो गया। कोई और बुलाने आता तो सुम्मी आज भी नहीं जाती, पर दद्दू की बात और थी। उनकी बात टाले नहीं जा सकती थी। उनके लिए सबके मन में एक ऊंचा स्थान है। बंटवारे के बाद भी इस स्थिति में कोई फर्क नहीं आया। ये मुंह से चाहे कुछ भी कहें, पर दद्दू की बात टाल सके ऐसा साहस उनमें भी न था। और झगड़ा दद्दू से था भी कब? बैर तो देवर भाभी के बीच था। दद्दू उतने ही निरीह थे जितनी मैं, और इस रोज रोज की खटपट से उतने ही त्रस्त भी। जीजी ये देखकर चिढ़ती थी कि लाला जी दिन पर बैठकर ताश खेलते हैं, सिगरेट फूंकते हैं, खानदानी कारोबार में जरा भी हाथ नहीं बटाते। साल 2 साल में घर में एक प्राणी की वृद्धि करना उनके पुरुषार्थ की सीमा है। और फिर एक दिन विस्फोट हो ही गया। कारण चाहे जो भी रहा हो, सालों से सुलगती आग को बाहर आने का मौका मिल गया। कहीं अनकहीं सारी उस दिन जबान पर आ गई, और यह बात भी कि अब आगे साथ रहना नहीं हो सकता। दद्दू उस दिन भी बिल्कुल शांत बने रहे। तूफान थमने के बाद भाई को बुलाकर उन्होंने नकदी, सोना, चांदी सबका बराबर हिस्सा संभलवा दिया। नाप जोख करके मकान 2 हिस्सों में बांट दिया गया। नई सड़क पर एक नई फैंसी क्लॉथ की दुकान लेकर दे दी गई। मुझे अलग हो जाने से जरा भी खुशी नहीं हुई। दद्दू के बच्चों पर मेरी बहुत ममता थी, पर रोज रोज की किचकिच से छुटकारा पाने की राहत जरूर महसूस की। 3 महीने बीतते बीतते इन्होंने बकना शुरू कर दिया। बाप दादू की दुकान तो लोग बागों ने अपने लिए रख ली, हमें नई जगह पर बिठा दिया। भला हमें कोई पूछता है वहां?
बात दद्दू के कानों तक भी गई। दूसरे ही हफ्ते दुकानों की अदला बदली कर दी गई। साथ ही दोनों मकानों के बीच एक लंबी सी दीवार भी डल गई। मैं योगेश और राजी को देखने के लिए तरस गई, पर जीजी के रोज रोज के ताने भी अब नहीं सुनने पड़ते। दुकान नई हो या पुरानी, चलाने से ही चलती है। देखते ही देखते दद्दू की नई दुकान भी चल निकली। बीकॉम के बाद योगेश ने भी पास ही में एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान खोल ली। लोकेश के लिए एक फैक्ट्री खोल दी गई। वह उसकी ट्रेनिंग के लिए अमेरिका चला गया। अब इन्हें यह शिकायत थी कि दद्दू ने सारे पुराने ग्राहक अपनी ओर तोड़ लिए हैं। पहले पहल तो मुझे भी इन किस्सों पर विश्वास आ जाता था, पर बाद में समझ गई कि अपनी अकर्मण्यता पर पर्दा डालने के बहाने हैं सब। पुराने न सही, इतने दिनों में तो नए ग्राहक जुड़ सकते थे। दुकान को ताश का अड्डा बना लेने का अंजाम तो यही होता है। जो आदमी मुझे ये खबर दे गया था, उसके सारे पुरखों का इन्होंने तर्पण कर डाला। धीरे धीरे सारी कैश चुक गई। फिर चांदी का नंबर आया। फिर एक एक करके मेरे गहने जाने लगे। तब घबरा कर मैंने दद्दू के पास संदेश भिजवाया। उन्होंने खुद आकर दुकान का मुआयना किया और दुकान में पार्टीशन डलवाकर आधा हिस्सा एक डिस्पेंसरी के लिए किराए पर उठवा दिया। किराया सीधा मेरे पास पहुंचे, ये व्यवस्था कर दी गई। उन्होंने बहुत हाय तौबा मचाई। जो जी में आया बकने लगे, पर दद्दू की व्यवस्था को बदलने का साहस न कर सके। इसमें भी पूरा न पड़ा तो मैंने छत के 3 कमरे और रसोई अपने लिए रख दिया और नीचे का सारा हिस्सा किराए पर उठा दिया। ऊपर रहने में ढेर सारी असुविधाएं थी, पर एक सुविधा थी सबसे बड़ी कि ऊपर वाले हिस्से में अकेले रहने से मेरी रसोई में क्या पकता है किसी को पता नहीं चलता था। अपने घर में तो कोई भूखा प्यासा भी रह लेता है, लेकिन बेटी का ब्याह, उसके लिए तो हाथ पांव मारने पड़ते हैं। ये काम तो औरतों के करने का नहीं है। दिन भर घर में बैठी लड़की सूखती जा रही थी और मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। धम धम पैर पटकती हुई सुम्मी लौटी तो मेरा ध्यान बटा। क्यों रे, क्या गए वे लोग? कैसा है लड़का? राजी से तो ऊंचा ही बैठेगा ना? कितने लोग थे? लड़के की माँ भी थी क्या? तमाम सवाल मैंने एक साथ पूछ डाले, पर सुम्मी ने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया और धड़ाम से दरवाजा बंद करके साड़ी बदलने चली गई। मुझे अपने ही ऊपर शर्म हो आई। कैसे कैसे प्रश्न पूछ बैठी मैं। मुझे उसकी भावनाओं का जरा तो ख्याल होना चाहिए था। बेचारी का मन कितना कुढ़ रहा होगा कि ताऊजी के यहाँ तो इतनी दौड़ धूप हो रही है, खोजबीन हो रही है, और यहाँ अभिमान के मारे अपने भैया के आगे कभी हाथ नहीं फैलाया था, पर अब कल ही लिख दूंगी कि आकर इसे लिवा ले जाए और जैसे भी हो पार लगा दे। शुक्र है भगवान का कि एक ही लड़की दी है, नहीं तो किस किस के आगे हाथ पसारती। रात खाना परोसते हुए मैंने इन्हें बताया, आज फिर राजी को देखने आए थे। वेरी गुड, इन्होंने हंसकर कहा। बाप ने ब्लैक में खूब जमकर कमाया है। अब छोकरी सब हिसाब बराबर कर रही है। 8-10 हजार तो अब तक देखने में ही खर्च हो गए हैं। शादी तो भी बाकी है। मुझे बात का यह ढंग अच्छा नहीं लगा। कहा, सब संयोग बनेगा तब शादी हो जाएगी। बेचारे कोशिश करने में तो कोई कसर नहीं रख रहे हैं और मैं हाथ पर हाथ धर के बैठा हूँ। यही कहना चाहती हूँ ना? इन्होंने यकायक गर्म होते हुए कहा, ठीक तो है, मैं दद्दू की तरह हाई क्लास आदमी नहीं हूँ। रोज रोज इस प्रकार का आयोजन नहीं कर सकता। तो तुम सोचती हो मुझे कोई फिक्र ही नहीं है? ठीक है, तुमने मेरे बारे में इससे ज्यादा सोचा ही कब? और थाले सरकाकर उठ खड़े हुए। सुपारी तक बिना खाए बाहर चले गए। मैं बड़ी देर तक चौके पर सिर थामे बैठी रही। इस तरह के सीन आए दिन होते ही रहते थे। हर बार मेरा मन पहले से अधिक उदास हो जाता। जब भी राजी को कोई देखने आता, मैं इनके कानों में ये बात जरूर डालती। मन में ये आशा बनी रहती कि कभी तो इनके अंदर का बाप जागेगा, पर सिवाय बड़े भाई को गालियां देने के इनसे कुछ नहीं होता। बहुत हुआ तो मूड खराब हो जाने का बहाना बनाकर बाहर निकल जाएंगे और आधी आधी रात तक घर नहीं लौटेंगे।
किसी तरह अपने विचारों को परे धकेल मैंने रसोई समेटी और बिस्तर पर जाकर पड़ रही। दबी दबी सिसकियों की आवाज सुनी। देखा सुम्मी तकिए में मुंह गाड़ कर रो रही है। मैं उठकर उसके पास गई और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरती रही। उस छोटे से घर की चार दीवारी में दुख सहते सहते हम लोगों का रिश्ता माँ बेटी का न रहकर सखियों सा हो गया था। एक दूसरे की व्यथा हम लोग बिना कहे ही समझ जाती थी। देख लल्ली, मैंने उसे थपकते हुए कहा, तू कुछ दिनों के लिए अपने मामा जी के यहाँ हो आ, और कुछ नहीं तो इस रोज रोज की चकचक से छुटकारा मिल जाएगा। वहां रहेगी तो उतना ही मन अच्छा रहेगा। हमें कहीं नहीं जाना। उसने उसी तरह तकिए में मुंह छिपाए हुए कहा, क्यों नहीं जाना? भाभी हर चिट्ठी में तेरे लिए लिखती रहती हैं। उन लोगों ने एक दो जगह बात भी। माँ, सुम्मी एकदम उठ बैठी। नाइट लैंप की रोशनी में उसका तमतमाया चेहरा साफ नजर आ रहा था। माँ, तुम्हें कसम है, जो तुमने किसी से भी मेरी शादी के लिए कहा मैं कुंवारी रह जाऊंगी। मेरे लिए चिंता मत करो। लेकिन ऐसा क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारे लिए तो शायद कुछ नहीं हुआ है, उसने अजीब से लहजे में कहा। पर तुम्हें पता है, तुम्हारे इस पागलपन की वजह से आज तुम्हारा, मेरा, हम सबका कितना अपमान हुआ है। क्यों? जिस तिस से मेरी शादी की चर्चा करती रहती हो। क्यों कहा था तुमने दीदी से? क्यों कहा था? और देखते देखते उसका चेहरा फिर आंसुओं से भीग उठा। मैं तो एकदम जड़ होकर रह गई। मैं राजी से सुम्मी की शादी की चर्चा करूंगी? वो कौन सी पुरखिन हो गई है? लेकिन तभी वह प्रसंग याद आ गया जब राजी ने पिछली मुलाकात में नवरात्रों में रोज मंदिर जाने का मेरा नियम था। वह शायद अपनी सहेलियों के साथ दर्शनों के लिए आई थी। मुझे देखा तो दौड़ी आई। इतने लोगों के बीच मेरे पांव छू लिए। संकोच और ममता से भरकर मैंने उसे अपने में ही खींच लिया। आसपास घूरती हुई आंखों का भान हुआ। तब मैंने धीरे से उसे अपने से अलग किया। अपने दोनों हाथों को मेरे कंधों पर पटक कर वह देर तक मुझे देखती रही। क्या बात है चाची, बीमार थी क्या? कितनी दुबली हो रही हो, किसी को दिखाया था? देखते देखते वह बचपन वाली राजी बनती जा रही थी और मुझे रोना आ रहा था। उसे बीच ही में टोक कर मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ है लल्ली, बहुत दिनों बाद देख रही हो ना, इसीलिए ऐसा लग रहा है। बेकार की बातें रहने दो चाची, तुम सचमुच बीमार हो और छिपा रही हो। इतनी दुबली तो तुम कभी नहीं थी। बताओ, मेरे सिर पर हाथ रखकर कहो कि तुम बिल्कुल ठीक हो। दो दो लड़कियां घर में बैठी है। ये मेरे मर जाने के दिन नहीं है तो और क्या है? मैंने प्यार से उसके गाल को थपथपाते हुए कहा, यही तो अन्याय है। सारी चिंता तुम लोग अपने सिर ले लेती हो और फिर लड़कियों की हालत देखो क्या हो जाती है। और उसने अपने भरे पूरे शरीर की ओर देखकर मुंह बिचकाया। लौटते हुए सारे रास्ते मेरी आंखों के सामने राजी का गदराया बदन और खिला खिला चेहरा घूम रहा था। और मेरी सुम्मी दिन भर घर की चार दीवारी में कैद, माँ की गृहस्थी का भार ढोते हुई, माँ का दुख बांटती हुई सूखती जा रही है, कुम्हलाती जा रही है। और सुम्मी कहती है मैंने राजी से सुम्मी की शादी की बात की थी। शायद मजाक में की हो। उस बात में अनजाने में ही मेरी व्यथा, मेरी चिंता उभर आई थी। मुझे ज्यादा सोचना नहीं पड़ा। कुछ शांत होने के बाद खुद सुम्मी ने ही धीरे धीरे सारी बातें बता दी। मुझसे मिलने के बाद राजी ने एक दिन दद्दू से चुपचाप कह दिया था, चाची सुम्मी की शादी की चिंता में सूखती जा रही है। दद्दू खुद भी चिंतित थे, पर एक बार अपमानित हो जाने के कारण इस झमेले में पड़ना नहीं चाहते थे। इस बार राजी को देखने जो लड़का आया था वह शहर में अपनी फूफी की यहाँ रुका था। शाम को वे लोग बाग आए थे। उसमें लड़के का फुफेरा भाई भी था, वही स्वेटर वाला। सब लोगों के साथ ये बात उठी कि ये लड़का सुम्मी के लिए ठीक रहेगा। योगेश पर मेहमानों का भार छोड़कर दद्दू चुपचाप पिछले रास्ते सुम्मी को बुलाने आए थे। वे जानते थे कि किसी और के बुलाने पर वह आएगी नहीं। सुम्मी को सीधे ड्राइंग रूम में ही ले जाया गया। सबसे परिचय करवाने के बाद उसे राजी के पास बिठा दिया गया। राजी ने फुसफुसाकर उसे बताया था कि वह स्वेटर वाले को अच्छे से देख ले। यहाँ तक तो सब ठीक ही हुआ। उन लोगों के जाने के बाद सुम्मी जाने लगी तो राजी ने हाथ पकड़कर उसे रोक लिया था।
इतने दिनों बाद मिली थी वे। उन लोगों के सामने बातचीत जरा भी नहीं हो पाई। गपशप और नाश्ते में दोनों बहनें डूबी हुई थी कि सामने वाले कमरे से सास बहू की बातचीत सुनाई दी। लड़की तो लाकर दिखा दी, पर यह भी तो सोचा होता कि इतनी ऊंची उड़ान। जीजी कह रही थी, लेना देना तो अलग, उन लोगों के रुतबे के लायक इत्रपान भी हो सकेगा। वे दिन कब चले गए जब लोग खानदान देखकर लड़की ब्याह लेते थे। तो परवाह क्या है माताजी, योगेश की बहू ने कहा। जब ताऊजी ने इतना घर दिखाया है तो शादी कर पाने का जिम्मा भी उनका ही रहा। दद्दू शायद आसपास ही कहीं थे, गरज कर बोले, बहू, शादी का खर्च चाहे सुम्मी के ताऊजी उठाए या उसके पिताजी, तुम्हारे पियर से कुछ नहीं मांगेंगे, इत्मीनान रखो। के आगे सुम्मी न सुन सकी और राजी का हाथ छुड़ाकर भाग आई थी। सारी बात सुनकर समझ में नहीं आया मुझे खुश होना चाहिए या उदास। दद्दू के लिए जरूर श्रद्धा उमड़ी। अपनी लाडली नाजो पली बहू को आज उन्होंने मेरी सुम्मी के लिए कठोर वचन कहे थे। ये जानकर खुशी तो हुई, पर डर भी लगा। उस घर का वातावरण इस घटना के बाद कैसा होगा, इसकी कल्पना की जा सकती थी। गनीमत थी कि नीचे वाली नर्स बाई इन दिनों छुट्टी पर थी, नहीं तो घर में तूफान उठे बिना नहीं रह सकता था। नर्स बाई जानती थी कि देवर भाभी को लड़वाना कितना आसान है। मुफ्त का तमाशा देखने में किसको क्या ऐतराज हो सकता है। 5-6 दिन बाद योगेश आया। चाचा जी तो घर पर नहीं है ना? उसने बाहर ही से पूछ लिया। चाची, उन लोगों का संदेश आया है, उन्हें सुम्मी पसंद आ गई है। आप लोग क्या कहते हैं बताइए, उसने बैठते ही शुरू किया। खुशी के मारे मूक सी हो गई। उसने मेरी चुप्पी का दूसरा ही अर्थ लिया और कहा, लड़का जल्दी में आपको नहीं दिखाया जा सका, लेकिन वे लोग यहीं के हैं, किसी भी दिन देख आइए। फोटो ये रहा। लड़का डॉक्टर है, प्रैक्टिस अभी जमी तो नहीं है, पर पिताजी की रेपुटेशन अच्छी है, जल्दी ही चलने लगेगी। अपने डॉक्टर अवध बिहारी का नाम सुना ना, उसी का लड़का है। लड़का तो अच्छा है भैया, फिर दद्दू खराब थोड़े ही देखेंगे। ये आप कह रही है, हमारे यहाँ आकर सीखिए नुक्स कैसे निकाले जाते हैं, उसने कहा। क्यों, क्या हुआ? लड़का तो अच्छा है, मैंने खिड़की से देख लिया था। रात मैंने उत्साह में इन्हें खबर सुनाई। इस बार जूठन वाला मामला नहीं था, लड़का सुम्मी के लिए ही देखा गया था। फिर भी इन्हें बिगड़ना था सो बिगड़े भी। वाह, बड़ी जल्दी याद आ गया, लड़की के बाप भी हैं, उन्हें कसना चाहिए। उसे कहो कि इतना किया है तो कन्यादान भी कर दे। लड़की उन्हें पसंद आने से क्या होता है, हमें भी तो लड़का पसंद हो। लड़का अच्छा है, मैंने देखा है, शहरी में तो है, आप जाकर देख आइए। पर घर आया इतना अच्छा रिश्ता मैं जाने नहीं दूंगी, मैंने अनुनय के स्वर में कहा। जाकर देख आने से सब कुछ हो जाएगा? और उन लोगों ने मुंह फाड़कर कुछ मांग लिया तो क्या करूंगा? घर लौटूं या नदी में डुबकी लगा लूं? उस दिन पहली बार मन में उनके लिए तिरस्कार जगा। जब भी कोई समस्या सामने आती है, मरने जीने की बातें करने लगते हैं, लेकिन हर बार की तरह समस्या तो समाप्त होने वाली नहीं थी। वह तो लड़की की तरह दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी। उस दिन मैंने खूब जली कटी सुनाई, न बच्चों का ख्याल किया न पड़ोसियों का। इतने दिनों से संचित सारा रोष उड़ेल दिया। इसके बाद भी मन हल्का नहीं हुआ, उल्टा और भारी हो गया। ये घर बेच दीजिए, एक बार वह घर से चली जाए तो मैं बच्चों को लेकर सड़क पर भी रह लूंगी, मैंने आखिर में कहा। पर कहते कहते याद आया, ये घर भी कहाँ अपना है, आधे से ज्यादा तो रहन पड़ा था। थक हार कर मैं जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। क्या पाप किया था मैंने, जो जिंदगी भर इस अकर्मण्य आदमी के पल्ले बांध दी गई। गरीबी से मुझे डर नहीं लगता, अपने पति का साथ हो तो झोंपड़ी भी अच्छी लगती है, नमक रोटी में भी स्वाद मिलता है। फिर 10वीं तक पढ़ी हूँ मैं, इनकी रईसी आड़े नहीं आती तो गृहस्थी का बोझ उठाने के लिए नौकरी भी कर सकती थी। दुख का बोझ अगर बांट लिया जाए तो इतना भारी नहीं लगता। पर इन्होंने जिंदगी भर किया क्या, सिर्फ दूसरों को कोसा ही है। कभी दद्दू को कि उन्होंने उसे ठग लिया, कभी मुझे कि मेरे आते ही इनकी लक्ष्मी रूठ गई, कभी बच्चों को कि उनके साथ वह भूख और बीमारी लेके आए हैं। जीवन में एक तो ऐसा काम करके दिखाते कि मैं गर्व से सिर उठाकर चलती।
एक दिन सुबह सुबह मुनीश ने खबर दी, दद्दू आ रहे हैं। हम लोग रसोई में चाय पी रहे थे। बाहर वाले कमरे में बिस्तर फैले थे। मैं और सुम्मी जल्दी जल्दी बिस्तर समेटने लगे। तब तक दद्दू आ गए, बुगले के पंख से धोती कुर्ते और माथे पर चंदन लगाए हुए। सीधे मंदिर से आ रहे थे शायद। मैंने सिर पर पल्ला लेकर पांव छुए और इन्हें बुलाने भीतर गई। जंगी व अंडरवियर पहने वे चूल्हे के पास मजे से ताप रहे थे। मन ही मन भाइयों की तुलना कर डाली और मन विषाद से भर उठा। बाहर दद्दू बैठे हैं, मैंने पजामा पकड़ाते हुए कहा, और जरा ढंग से बोलना। उनके गुस्से की परवाह किए हुए मैंने समझाया। वे कमरे से चले गए। मैं दरवाजे के पास कान लगाए खड़ी रही। योगेश मिला था? दद्दू ने सवाल किया। जी हाँ। उस रिश्ते के बारे में क्या तय किया तुमने? जी, मैंने योगेश को बता दिया था, लड़का हमें पसंद नहीं है। मैं तो दंग रह गई। इन्होंने बाहर ही बाहर इस तरह का जवाब भी दे दिया और मुझे बताया तक नहीं। दुख और क्रोध से मेरा सारा शरीर कांपने लगा। उधर दद्दू ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। किसे पसंद नहीं है? तुम्हें, बहू को या सुम्मी को? नापसंद करने जैसा उसमें क्या है? रूप, रंग, विद्या, बुद्धि, कुल, गोत्र, किस चीज में तुम्हें दोष नजर आया? जीवन में पहली बार मैं दद्दू के सामने बोलने का साहस जुटा सकी। जी, लड़के में रत्ती भर भी दोष नहीं है। इतने ऊंचे घर में संबंध करने से हमें संकोच हो रहा है। इसी से तो हमारा घर नीचा है। दद्दू गरजे। रही दान दहेज की बात, तो कोई उनके दरवाजे पर गया भी था पता लगाने? वे दान दहेज न भी ले तब भी ये शादी नहीं हो सकती। मेरी इतनी हैसियत नहीं है। बड़ी देर बाद इन्होंने मुंह खोला। तुम अगर सोचते हो कि कोई नारियल सुपारी के साथ तुम्हारी बेटी ब्याह कर ले जाएगा तो भैये, हिंदुस्तान में अभी 50 साल लग जाएंगे ये दिन आते आते, दद्दू ने कहा। जी, मैं चाहता भी नहीं कंगलों की तरह शादी करना, बस जरा सुविधा जुटा रहा हूँ। तुम जिस तरह की सुविधा जुटा रहे हो उसके इंतजार में तो लड़की बुढ़ी हो जाएगी। भैये, पूस की आग पर तापना बड़ा मुश्किल है। जुआ चाहे सरकारी लॉटरी का हो या मटके का, किसी का भी घर नहीं भरता। मैं लोगों को रातों रात कंगाल होते हुए देखता हूँ। भावेश में उनका गला भर गया। वे शायद और भी कुछ कहते। उनके तमतमाए चेहरे को देखकर चुप रह गए। पत्नी के सामने इस तरह अपमानित होना उन्हें शायद अच्छा नहीं लग रहा था। खैर, जैसा भी तुम लोग ठीक समझो। बहू, ये पासबुक रखो। ये पैसे सिर्फ सुम्मी की शादी के लिए रख छोड़े थे। ये रिश्ता पसंद नहीं हो तो कोई बात नहीं, दुनिया में और भी लड़के हैं, लेकिन सिर्फ पैसों की तंगी के कारण लड़की को ज्यादा दिन घर में बिठाना ठीक नहीं रहेगा। उन्होंने पासबुक तिपाई पर रख दी। ये कड़कते हुए बोले, ये आप ले जाइए। गरीब सही हम लोग, लेकिन भिखारी नहीं है। मैं भी कोई महात्मा नहीं हूँ जो तुम्हें दान दे रहा हूँ। दद्दू ने कड़क कर जवाब दिया। गांव का मकान बेचकर रुपए हाथ में आए थे, उसमें से आधे तुम्हारे नाम कर दिए थे। उस पर तो अपना अधिकार मानते हो कि नहीं? आपने तो बताया था कि वह मकान अस्पताल के लिए दान दे दिया है, ये बोले। अभी कहा ना कि मैं कोई धर्मात्मा नहीं हूँ, व्यापारी आदमी हूँ। इतनी बड़ी हवेली यूं ही दान कर दूंगा, ऐसा संत नहीं हूँ। ये बात मुझसे छिपाने की क्या जरूरत थी? इन्होंने खिसकिया कर पूछा, पर दद्दू ने कोई जवाब नहीं दिया। गोद में रखी टोपी सिर पर रखकर सीढ़ियां उतरने लगे। जवाब देने की जरूरत भी नहीं थी। क्या वे स्वयं भी अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं थे? कांपते हाथ से मैंने पासबुक उठा ली। उसमें रुपया जमा करने की तारीख उसी महीने के अगले दिन की थी जिस महीने हम लोगों का बंटवारा हुआ था। मालती जोशी की एक भावुक कहानी के अंत में आप लोगों से विनम्र आग्रह, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।